नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, नए मुद्दे और साथ ही खास आइडियाज की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फैशन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़े पोल्यूटर्स में से एक है। सालाना ये इंडस्ट्री 1.7 मिलियन टन कार्बन एमिट करती है और जो हम कपड़े पहनते हैं वो शायद इतने एनवायरमेंटली फ्रेंडली है नहीं जितना हम सोचते हैं। कपड़े तैयार करने में काफी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। गौर करिए, 1 किलोग्राम कॉटन फाइबर बनाने में लगभग 7.5 से 9,000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। जाहिर है ऐसे में पानी की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। इस परेशानी को दूर करने में लगा है एक ऐसा स्टार्टअप जो एग्रीकल्चरल वेस्ट जैसे कि केले के फाइबर या फिर अनानास के पत्तों के उपयोग से सिर्फ 10 लीटर पानी के इस्तेमाल से फाइबर बनाता है। जी हां, सूरत के यंग एंटरप्रेन्योर श्रेयांश कोकरा की कंपनी कैनवा लूप सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली फाइबर बनाती है। टेक्सटाइल हब सूरत में पले बढ़े श्रेयांश कोकरा की दिलचस्पी हमेशा से ही फाइनेंस सेक्टर में रही है, लेकिन अमेरिका में पढ़ाई के दौरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री से फैलते पोल्यूशन के आंकड़ों ने इनके होश उड़ा दिए। फैमिली बिजनेस टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का होने के चलते श्रेयांश को यूएस में टेक्सटाइल पोल्यूशन के प्रति जागरूकता और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस देखकर इस इंडस्ट्री में काम करने पर प्रोत्साहित किया और यहीं से नंदिनी सराफ और ध्रुव गुप्ता के साथ मिलकर शुरुआत हुई कैनवा लूप की। हम आए इस इन्वेंशन पे कि हम एग्रीकल्चर वेस्ट जो बेसिकली खेती करने के बाद फील्ड के ऊपर वेस्ट रह जाता है उसको रॉ मटेरियल की तरह लेके उसको सस्टेनेबली प्रोसेस करके एक कॉटन और सिंथेटिक्स का रिप्लेसमेंट बनाएं। तो जो हम वेस्ट लेते हैं फील्ड से, जो आपने हम जैसे केले का या पाइनएप्पल का एग्जांपल लेते हैं कि हमने जैसे पाइनएप्पल में से उसका फ्रूट प्लग कर लिया तो जो पूरी लीफ बच जाती है प्लांट पे, 2 केजी का पाइनएप्पल होगा, लगभग 4 से 5 केजी की लीफ होगी जो बच जाएगी ज़मीन पे। उस लीफ को हम एज रॉ मटेरियल लेके उसको पहले मैकेनिकली उसमें से फाइबर का पोर्शन अलग करते हैं, फिर एक सीरीज़ ऑफ हमारी बायोकेमिकल और एंजाइम ट्रीटमेंट्स हैं जो हमने खुद इंटरनली डिवाइस की है। एंजाइम्स भी हम इंटरनली हमने डिवाइस की है और ये पूरा प्रोसेस भी हमारे लिए हमारा पेटेंटेड प्रोसेस है। और फिर ये जो लीफ निकलती है उसको पूरा प्रोसेसिंग करने के बाद जो हम फाइबर बनाते हैं वो एकदम कॉटन जैसा होता है और वो पूरे टेक्सटाइल के वैल्यू चेन में कॉटन के जैसे बिहेव करता है, बट उसका जो वाटर फुटप्रिंट है वो 10 लीटर से भी कम है एज़ कम्पेयर टू कॉटन जिसका 10,000 लीटर है। और ये कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल है और कोई माइक्रोप्लास्टिक्स का एमिशन नहीं है। तो हम सारी प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर वेस्ट को प्रोसेस करके सॉल्व कर लेते हैं। इको फ्रेंडली फैब्रिक बनाने वाले कई अलग बिजनेसेस दुनिया में मिल जाएंगे, लेकिन कैनवा लूप की ये तकनीक पेटेंटेड है। जो हमारा पेटेंट है उसके 2 मेन पार्ट हैं। एक है जो हमने मशीन डिवाइस की है मैकेनिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो वो मशीन भी पूरी इन हाउस बिल्ट है। वो कोई ऐसे आप बाज़ार में जाके उस मशीन को ख़रीद नहीं सकते, उसका डिज़ाइन एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है पेटेंट का। और दूसरा जो एंजाइम हमने डेवलप किया है वेस्ट को सॉफ्ट करने के लिए, तो ये दोनों जो पार्ट है वो पूरा का पूरा इंटरनली इन हाउस बना है और ये ऐसे बाज़ार में अवेलेबल नहीं है। श्रेयांश से ही जानते हैं क्या है कैनवा लूप में बने फाइबर की खासियत और कैसे ये कॉम्पिटिटर से अलग है। हमारी टेक्नोलॉजी की 2 खास बात है। एक तो जो आपको फाइनल आउटपुट आता है फैब्रिक का वो बहुत ही सॉफ्ट आता है, सॉफ्टर देन कॉटन। और दूसरी बात कि हम हर तरीके का एग्रीकल्चर वेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें खाली पाइनएप्पल लीफ या बनाना का स्टेम ही यूज़ करना है। किसी भी जैसे राइस हम उगाते हैं, उसके बाद जो पराली बोलते हैं, जिसको पराली जो जलाते हैं, हर साल इतना दिल्ली में पोल्यूशन होता है, उसको भी हम एज रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 मेजर कारण हैं जिनसे हम बेसिकली बाकी कंपनीज जो इस तरह का काम करना चाह रही हैं या करती हैं उनसे स्टैंड आउट करते हैं। एक तो क्वालिटी ऑफ आउटपुट जो हमारा आता है और दूसरा कि हम सभी टाइप के एग्रीकल्चर वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं।
कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल यानी यार्न बनाने के लिए फाइबर बेचती है, लेकिन कोविड के दरमियान 2021 में कंपनी ने सीधे ग्राहकों तक पहुंच बनाने के इरादे से नया प्रोडक्ट बाजार में उतारा, हेम जीन्स का ब्रांड स्लो। जैसे जीन्स बनी है, ठीक है, उसमें एक प्रपोर्शन तो है उसका रॉ मटेरियल का जो हम खुद इन हाउस बना रहे हैं, राइट, जो फाइबर और यार्न बन गया। फिर एक पोर्शन है कि हमने उसको कैसे डाई किया है या उसको कैसे फिनिश किया है एक फाइनल जीन्स बनाने के लिए। तो हमने ये दोनों चीज़ का ख्याल रखते हुए हम एक ऐसी डेनिम बनाना चाहते थे जो दुनिया की सबसे सस्टेनेबल डेनिम हो। सो उसके लिए हमने उसमें जो मटेरियल यूज़ किया है वो हिमालयन हेम्प यूज़ किया है। हिमालयन हेम्प वाइल्ड ग्रोइंग हेम्प है। जैसे ही आप 4000-5000 फीट के ऊपर जाते हैं हिमालयन रेंज में, एक वाइल्ड ग्रोइंग पेड़ है उस और वो पेरेनियल पेड़ है, मतलब अगर हम उसे काटते नहीं हैं दिसंबर के टाइम तो अपने आप स्नो होगा और वो पेड़ स्नो में डीके हो जाएगा और अपने आप मार्च में वो फिर वापस उग जाता है जैसे ही स्नो उधर से वापस जाती है। तो हम जस्ट स्नोइंग के पहले वो पेड़ काट के उसमें से फाइबर हमने एक्सट्रैक्ट किया और उसको एज रॉ मटेरियल वो डेनिम में बनाया। और वो डेनिम को बनाते हुए भी हमने जो डाइंग भी की है वो कम्प्लीटली नेचुरल इंडिगो डाइंग है जो इंडिगो के फ्लावर से आती है। सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रही कैनवा लूप की हेम जीन्स के ग्लोबल कैंपेन को सिर्फ आइडिया के दम पर 80 देशों से भारी रिस्पांस मिला, लेकिन स्लो ब्रांड बनाने के पीछे कंपनी का मकसद फैशन ब्रांड्स को हेम्प से बने डेनिम का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए ये दिखाना है। इसीलिए कंपनी ज्यादा फोकस B2B पर बनाए हुए है। फिलहाल कंपनी 80% रेवेन्यू B2B से जनरेट कर रही है और D2C ब्रांड स्लो से 20% रेवेन्यू आ रहा है। अभी हमारा मेजर फोकस B2B है क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ से हम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो ऑलरेडी बड़ी डेनिम की कंपनीज़ हैं जैसे कि लिवाइस, टारगेट, H&M, उन लोगों को हम अपना मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो उस मटेरियल से डेनिम बना के लोगों तक पहुंचा सकें। अगर हम खुद डेनिम बनाते हैं तो हमारी, मैं ये बोलूँगा कि जितने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं वो कम हो जाता है। तो हमारा फोकस है कि हम दूसरी कंपनीज़ को रॉ मटेरियल दें। तो जो B2B बिज़नेस है वो हमारा कोर फोकस है और उस रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए जो बड़ी डेनिम कंपनीज़ है या बाकी क्लोथिंग कंपनीज़ है वो अपने डेनिम्स बनाएं, तो वो हमारा प्राइमरी फोकस है। सस्टेनेबल टेक्सटाइल के प्रति फैशन ब्रांड्स और ग्राहकों में जागरूकता लाना इस कारोबार का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए लगने वाला एक्स्ट्रा प्राइस टैग चुकाने वाला ग्राहक जोड़ना भी आसान काम नहीं रहा है, लेकिन ऐसे कई सेटबैक्स के बावजूद कैनवा लूप की टीम ने हार नहीं मानी। अभी हम हमारी इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट प्राइस्ड आई वुड से कंपनी है और विद इन नेक्स्ट 2 इयर्स हमारी जो प्राइसिंग है हमारे मटेरियल की वो एकदम सेम हो जाएगी कॉटन की प्राइसिंग से। अभी वो कॉटन से थोड़ा प्रीमियम प्राइसिंग है, इसी वजह से आप देखेंगे कि जो ब्रांड्स के स्पेशल कलेक्शंस होते हैं उनमें हमारे मटेरियल्स अभी यूज़ हो रहे हैं। बट विद इन 2 इयर्स जो हम ये कॉस्ट का गैप है कॉटन और हमारे मटेरियल में उसको पूरा क्लोज कर देंगे जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता है। सालाना 300% ग्रोथ दर्ज कर रही कंपनी की शुरुआत फाउंडर्स ने 1.5 करोड़ के स्टार्टअप कैपिटल से की थी। 2021 में टाटा सोशल अल्फा और थिया वेंचर्स से 1.5 करोड़ की फंडिंग भी मिली है। फिलहाल कंपनी की हर महीने 40 से 50 टन फाइबर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है। अगले 2 साल में इसे 5 गुना बढ़ाने की तैयारी कंपनी कर रही है। एग्रीवेस्ट कलेक्शन और प्रोसेसिंग के लिए कंपनी के छत्तीसगढ़, असम और दक्षिण गुजरात में 3 क्लस्टर्स बने हैं। अगले 2 साल में 50 से 60 क्लस्टर्स बनाने का कंपनी का इरादा है और आने वाले साल में कैपेसिटी बढ़ाने, टीम बिल्डिंग और क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए करीब 20 करोड़ का निवेश जुटाने की तैयारी कंपनी कर रही है, जिससे आने वाले साल में 100 करोड़ का बिजनेस बनाने का लक्ष्य है। कल्पिता पारकर, सूरत। यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कैपफोर्ट कैपिटल दरअसल फंड रेज कर रहा है, खास तौर से भारतीय टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए। उनसे करेंगे बातचीत ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। माइक्रो वीसी फंड कैपफर्ट वेंचर्स ने 200 करोड़ के इंडिया फोकस टेक फंड लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत के बढ़ते टेक इकोसिस्टम में कैपफोर्ट का इरादा है कि इसे और बूस्ट किया जाए। फंड का फोकस 100 करोड़ के वैल्यूएशन वाली प्री सीरीज ए स्टेज रेस करने वाली कंपनियों पर रहेगा। अब कौन से सेक्टर्स पर रहेगी इनकी नजर, किस तरह का इन्वेस्टमेंट रहेगा, इसी पर बात करने के लिए कैपफर्ट वेंचर्स के जनरल पार्टनर अभिमन्यु बिष्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिमन्यु, स्वागत है आवाज एंटरप्रेन्योर पर एंड कांग्रेचुलेशंस, आप एक नया फंड इस समय लॉन्च कर रहे हैं। मुझे बताइए, ये फंड रेस कर चुके हैं या फिर आप प्रोसेस में हैं वो 200 करोड़ रेस करने के? जी, थैंक यू हर्षदा, हमें बुलाने के लिए यहाँ पे। अभी हमारा फंड का लाइसेंस आया है फ्रॉम सेबी, इज अ कैटेगरी 2 AIF फंड एंड अभी हमारा लाइसेंस लगभग 3 हफ्ते पहले ही आया है एंड हमारा प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया है। वी आर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, वी बीन स्पीकिंग फॉर द लास्ट 3-4 महीने से हम लोग बातें कर रहे हैं अल्ट्रा HNIs, फैमिली ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से भी, और काफी अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है बिकॉज हम लोग जिस फेज में जा रहे हैं, एक अर्ली ग्रोथ स्टेज है, यू कैन से इट। अमेरिका में इसको लेट सीड स्टेज भी कहते हैं आजकल। तो हम लोग इस स्टेज में घुस रहे हैं, तो इसमें काफी इंटरेस्ट आ रहा है और आई थिंक दैट्स इट्स अ 200 करोड़ फंड, 200 करोड़ का फंड है। अगर इंटरेस्ट अच्छा आएगा तो हमारे पास 100 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन भी अवेलेबल। ओके, क्योंकि आपने कहा कि इंटरेस्ट अच्छा है, तो किस तरह के निवेशकों से आपकी बातचीत हो रही है? और मैं स्पेसिफिकली जानना चाहती हूँ क्योंकि अब तक हमने यही सुना है कि फंडिंग विंटर है, ज्यादा लोग इस समय चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, और स्पेशली ये लेटर स्टेज वाले शायद इन्वेस्टमेंट्स में होगा। लेकिन आपने एक बहुत ही ऑपर्चून एरिया पिक किया है, जो प्री सीरीज ए वाले फंड्स होते हैं, वहां पर हमने देखा अच्छी खासी डिमांड भी है और वहीं पर सबसे ज्यादा इस समय पैसा लगा है। तो किस तरह के निवेशकों से आपकी बातचीत हो रही है और इस तरह के एनवायरनमेंट में किसी के बीच में डर था, हेजिटेंट थे पैसा कमिट करने के लिए या नहीं? आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात बोली है, ये कि लेट स्टेज में थोड़ा सा अभी भी शायद स्केप्टिसिज्म है, बट आई थिंक हमें अभी तक मैं और मेरे पार्टनर जब ये फंड स्टार्ट किया, कवित इज माय पार्टनर, कवित सुतारिया, तो वो भी एक बहुत एक्टिव एंजल इन्वेस्टर हैं। तो हम दोनों के पास इतना एक्सपीरियंस था कि हमने अपने पास्ट लगभग 200 से ऊपर कंपनीज हैं जिनमें हमने दोनों मिलकर इन्वेस्ट किया है। तो हमने उनमें काफी एनालिसिस किया और हमें रियलाइज हुआ कि ये गैप एरिया है जो कि प्री सीरीज ए है। कंपनीज जो 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच की वैल्यूएशन पे अपना फंड रेज कर रही होती हैं, तो हमने इसलिए इस फेज में गए। और दूसरा जो आपका सवाल था अबाउट द काइंड ऑफ इंटरेस्ट, तो अभी तक फिलहाल हमें फैमिली ऑफिसेज से काफी इंटरेस्ट आ रहा है एंड ये आई थिंक ये एक और रीजन है, और ये काफी इंटरेस्टिंग इनपुट है कि हमने अभी तक सवाल नहीं देखे इतने अबाउट फंडिंग विंटर फ्रॉम देम, क्योंकि आई थिंक ये सारे इन्वेस्टर को सबको पता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास अगले 10 साल की जो कंपनीज बनने वाली हैं उनमें, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। तो इन सब से काफी इसलिए बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। ये लोग, और ये खुद लोग वो हैं जो डीपली इन्वेस्टेड है इंडिया में। हमारे ज्यादातर इन्वेस्टर डोमेस्टिक हैं, तो उनको पता है कि इंडियन अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। वी एंड इट्स ऑल ओवर द न्यूज ऑल्सो एंड हम सब देख सकते हैं क्या हो रहा है हमारे सामने। फेयर इनफ, आपने कहा कि इंटरेस्ट है और फंडिंग विंटर जैसी चीज आपने उनसे नहीं सुनी है। कहाँ के हैं ये निवेशक? क्या ये प्राइमरीली मेट्रो वाली ऑडियंस है या फिर जो आपके पहले फंड्स में भी हुआ है, छोटे शहरों से इंटरेस्ट आने लगा है? क्या वो अभी भी थ्राइव कर रहा है इंटरेस्ट? जी बिल्कुल, टियर 2 से अभी भी इंटरेस्ट आ रहा है, स्पेशली वेस्टर्न बेल्ट ऑफ इंडिया। एंड आई थिंक इसका रीजन यही है कि आई मीन कैपेसिटी टू टेक रिस्क इज हायर। अगर आप स्टार्टअप एज एन एसेट क्लास देखेंगे तो स्टार्टअप एज एन एसेट क्लास थोड़ा रिस्कियर माना जाता है हमेशा से। सो दैट इज व्हाई आई थिंक रिस्क एपेटाइट इज अ लिटिल हायर इन टियर 2 बेल्ट ऑफ द वेस्टर्न रीजन, और वहां से हमें काफी इंटरेस्ट आ रहा है। इनफैक्ट लॉट ऑफ देम आर बिजनेस ओनर्स एंड सेकंड जनरेशन है वो, फैमिली बिजनेस ओनर, वो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। और अच्छा, एक और बात हमने देखी है कि अभी भी बहुत लोग हैं जो कि पहली बार स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये लोग वेंचर कैपिटल में पहली बार घुस रहे हैं, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में पहली बार घुस रहे हैं। तो हमें अभी तक लग नहीं रहा था कि अभी भी इतने लोग अवेलेबल हैं, बट अभी भी मुझे लगता है इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है। पीपल हु हैव नॉट येट, जो इन्होंने ट्राई भी नहीं किया स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट।
मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगी कि जब आप इवेंचुअली चेक काटेंगे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो किस साइज का रहेगा, लेकिन इस समय क्योंकि आप अपना फंड खड़ा कर रहे हैं, अगर एक दर्शक जो ये शो देख रहा है और उनके पास रिस्क कैपिटल है, उनके लिए प्रोसेस क्या होगी, क्या क्राइटेरिया होगा टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी और टू बी एन एलपी फॉर योर फंड? हम लोग बिल्कुल ओपन है टू टॉक, दे कैन रीच आउट टू अस एनी टाइम एंड हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है. इट्स अ सेबी ड्रिवन प्रोसेस, सो देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस ऑफ द काइंड ऑफ बैकग्राउंड दे हैव. ऑल्सो उनको समझाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट की कितनी रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए और क्या टेन्योर होता है, बिकॉज ये फंड इज अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ वेरी पेशेंट कैपिटल. तो अब देखें तो ये फंड का, हमारे फंड का टेन्योर ही 8 years का है, जिसके साथ 2 साल के एक्सटेंशन पीरियड मिलते हैं. बट 8 year का आपको टेन्योर लेना पड़ता है, बिकॉज अगर आप देखें तो, अगर आप पास्ट भी देखेंगे तो जो भी हमारी कंपनीज अभी अगर आईपीओ में आई या फिर यूनिकॉर्न बनी या फिर इवन $500 million बनी, उनको 5 से 7 साल तो लगता ही है. तो हम लोग भी ये जो कैपिटल होगा वो अगले 2 साल में डिप्लॉय करेंगे 40 कंपनियों में. एंड जहां आप पूछ रही थी कि हमारा चेक साइज क्या होगा, चेक साइज हमारा लगभग 3 से 5 करोड़ का होगा, बट हम लोग 2 करोड़ से करीबन 6 करोड़ तक का चेक दे सकते हैं. और कंपनीज जनरली अगर आप देखेंगे 50 से 100 करोड़ की रेंज में लगभग 10 से 20 करोड़ या 25 करोड़ तक रेज कर रही होती हैं राउंड, और उनमें हम लोग साथ में कोई और इन्वेस्टर्स के भी इन्वेस्ट करेंगे. ओके, ये बताइए फिर अभिमन्यु, फिर किस तरह के आइडियाज लार्जली आप अपने इस फंड में जोड़ना चाहेंगे? क्या कोई खास सेक्टर है जिस पर आप लोगों का ज्यादा फोकस रहेगा, या फिर लार्जली सेक्टर एग्नोस्टिक है, यानी कि डिपेंडिंग ऑन आइडिया और किस तरह की पोटेंशियल है उसका ग्रो होने का, स्केल करने का? So our fund is a technology focused fund, and we are focusing on primarily 4 macro areas में focus कर रहे हैं. One is deep tech, then there comes fintech, then there is B2B tech, and then there is impact. So अगर आप देखेंगे विद इन these sectors बहुत सारे सब सेक्टर आते हैं, तो और ये अपने में ही बहुत बड़े सेक्टर्स हैं. तो लेकिन हम डीप टेक में फोकस करें, फॉर एग्जांपल उसमें एआई आता है, इंडस्ट्री 4.0 आता है जिसमें इंडस्ट्री ऑटोमेशन, आईओटी वगैरह आते हैं, फिर लाइक ड्रोन्स आते हैं, ईवीज आते हैं, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है. तो ये सब डीप टेक में ही आ गया. तो डीप टेक इटसेल्फ इज वेरी वास्ट. एंड देन देयर इज फिनटेक, देयर इज B2B टेक जिसमें एंटरप्राइज SaaS आता है, B2B मार्केटप्लेसेस आते हैं जो कि आजकल are doing very well. And apart from that, there is impact, where we have deep insights, and we work with a lot of companies in the impact sector, like agri-tech, like women wellness, of the pyramid. And हम लोग उसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए हम लोग काफी पार्क कर रहे हैं कैपिटल. क्योंकि आपने कवित मेंशन किया, जो आपके पार्टनर हैं इस पर्टिकुलर वेंचर में, कैपफोर्ट फंड में, आप दोनों ने मिलकर बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनियों को पहले बैक किया हुआ है. तो क्या उनके लिए भी एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है कि कैपफोर्ट के थ्रू और आगे फंड रेज करने का? वुड यू डबल डाउन ऑन दोस आइडियाज? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली. इनफैक्ट वही एक इंसाइट थी जिससे हमें ये समझ में आ रहा था कि हमारी बहुत सारी कंपनीज हैं जो उस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आ चुकी हैं. इनफैक्ट हमने बात करना स्टार्ट भी कर दिया है काफी कंपनीज से, क्योंकि हम नहीं चाहते वो अपॉर्चुनिटी मिस भी हो, और उनको भी याद रहे कि मतलब उनको भी समझ में आए कि वेयर वी आर ट्राइंग टू बी एबल टू फिट देम एंड सपोर्ट देम. इन द नेक्स्ट 3 to 4 months आई थिंक हमारी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएंगी. तो हमारी जो पोर्टफोलियो है वो उसमें काफी मेजर पोर्शन फिट होता है सेगमेंट के लिए. ओके, ऑल द बेस्ट अभिमन्यु, आपको और कवित को. लुकिंग फॉरवर्ड टू द न्यू इन्वेस्टमेंट्स जो आप लोग करते हैं कैपफोर्ट के थ्रू. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर. थैंक यू. इसी के साथ वक्त हो रहा है आप सभी से भी इजाजत लेने का. आपको हमारा शो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें. आप हमसे बात कर सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और हाँ, थ्रेड्स पर भी. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. गुड बाय, टेक केयर.